Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. I hope you all are fine. This is Mrs. Bushra Javed, Assistant Professor of English from Government Degree College Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. And today we are going to study chapter number 9 from your second year compulsory English book. Or the name of our essay is Hunger and Population Explosion, written by Anna Mackenzie. Let me introduce you with this essay. In this essay, the writer has very skillfully discussed about hunger, famines मतलब कहत, causes of famine, उसकी वजूहात, population, आबादी, maintenance of population, कि population जो बढ़ रही है उसको control कैसे किया जाए और maintain कैसे किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़, जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी क्या खसूसियात होती हैं, और फिर वो एक कंक्लूजन हमें देती है, अपने पूरे ऐसे को सम अप करती है. हंगर, सबसे पहली बात जो वो हमारे साथ कर रही है दैट इज़ हंगर. हंगर क्या है, वो हमसे पूछती है, सवाल करती है, व्हाट इज़ लाइक टू बी रियली हंग्री. वो हमसे पूछती है कि भूखा रहना क्या होता है. She says that missing a meal in a day after a game is not hunger. Being hungry is something else that you cannot imagine. It actually is a continuous of thought of food that is hovering over your mind. You don't get a satisfactory meal, but you still wonder that either you will get the next meal or not. It means never having enough to eat. यानी कि आपके पास अपनी भूख को एक वक्त की भूख को मिटाने के लिए मुनासिब खुराक नहीं है. इसके बावजूद आपको ये यकीन नहीं है कि अगला खाना आपको मिलेगा या नहीं. It means always wondering where the next meal is coming from, और even if there will be a next meal, मिलेगा भी या नहीं. यहाँ पे वो जिक्र करती है ऑथर हॉप्सक्रॉफ्ट विजिट ऑफ न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया. उन्होंने कीनिया में एक सेंटर को विज़िट किया, न्यूट्रिशन सेंटर को विज़िट किया, और वहाँ के बच्चों का हाल वो कुछ इस तरह से बताते हैं कि चिल्ड्रन हुज आई स्टेयर एज इफ ब्लाइंड, इतने कमज़ोर बच्चे हैं जो अंधों की तरह घूरते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी आँखों में, उनकी पलकों में इतनी सकत नहीं है कि वो झपक भी सकें. लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक ऑफ लाइक्रस, उनके बाजू और उनकी टांगें इतनी कमज़ोर, इतनी पतली हैं जैसे मुलट्ठी की लकड़ियाँ होती हैं. नाइदर लाफ नॉर क्राई, वो आम बच्चों की तरह, आम सेहतमंद बच्चों की तरह शरारतें नहीं करते, चीखते नहीं हैं, रोते नहीं हैं. और उसकी बड़ी वजह क्या है, दे वे 10 पाउंड्स एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में उनका वज़न कितना है, सिर्फ 10 पाउंड है. जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा, उसका बर्थ के टाइम पे जो वेट होता है वो 6 to 8 पाउंड्स होता है. तो आप खुद देख लें कि 2 साल की उम्र में सिर्फ 10 पाउंड वज़न होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक्सट्रीमली दे आर लैकिंग फूड. इसके बाद वो जिक्र करती है फेमाइन का. फेमाइन का मतलब क्या होता है, कहत. कहत क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड. ठीक है, खुराक की कमी. वो कहती है, वो हमें बताती है कि जब से इंसान बने हैं, जब से इंसान दुनिया में आया है, तब से उसको शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना करना पड़ा है. ठीक है, पुराने ज़माने में द हंटर्स फेस्ड इट, वो एक हंटर्स की गैंग होता था, वो ट्रूप जो होता था वो हंट करके लाता था, लेकिन वो खाना पूरे कबीले के लिए काफ़ी नहीं होता था. इसके अलावा जो पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है वो हमें एक इजिप्शियन फ़िरौआ की तरफ से मिलता है, जिसने एक ग्रेनाइट के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर पूरी अपनी हिस्ट्री लिखी है, किस तरह से उसके मुल्क में, उसके दौरे हुकूमत में 7 साल तक जो वहाँ का मशहूर दरिया है, दरिया नील, वो उसमें फ्लड ही नहीं आया, सैलाब ही नहीं आया. पुराने ज़माने में चूँकि नहरी निज़ाम नहीं होता था, तो जो पानी, दरियाओं का पानी जब चढ़ जाता था तो उसके साइडों की जो मिट्टी होती थी वो ज़रखेज़ हो जाया करती थी. तो वहीं पे लोग अपनी वो करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे. लेकिन उसने क्या किया, अपने 7 साल के दौरे हुकूमत में ये वक्त देखा ही नहीं. इसके अलावा वो क्या बताता है कि खुराक की इतनी किल्लत है कि लोग कमज़ोर हो गए हैं. जो दौड़ते थे वो नकाहत के बाइस अब चल भी नहीं सकते.
खुराक जमा करने वाले जो गल्ले थे, भूख की वजह से उनको तोड़ दिया गया है, ठीक है, तोड़ के उसमें से निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी खाली है, खाने की हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हमें ज़िक्र मिलता है एक बड़े कहत का बाइबल के अंदर, जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। और ये फ़ेमाइन जो था ये भी तकरीबन 7 साल का था। इस बात का ज़िक्र कुरान पाक में भी हमें मिलता है, और हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की विज़डम की वजह से, उनकी अक्लमंदी की वजह से उन्होंने खुराक जो थी वो स्टोर कर ली थी। इस वजह से मिस्र में इतना मसला पैदा नहीं हुआ था। बहरहाल जो उनके सराउंडिंग कंट्रीज़ थे वो they face a severe shortage of food. Even Hazrat Joseph's brother came from Palestine to buy grains from him. इसके अलावा यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से अगर हम देखें तो यूरोप में मुख्तलिफ़ सालों में कहत का हिसाब लगाया जाए तो हर 10 साल में कम से कम एक बड़ा कहत पड़ा, ठीक है। और ये चूँकि बड़े कहत थे इसलिए इनका रिकॉर्ड मिलता है। इसके अलावा मकामी तौर पे भी बहुत सारे कहत पड़े हैं। देयर आर मैनी फोकलोर्स कहते हैं जो मकामी लोक कहानियाँ होती हैं जो हम अपने बाप दादा से सुनते आ रहे होते हैं और सीना ब सीना महफूज करते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताती हैं हमें अबाउट अ वेरी फेमस लोकल टेल ऑफ Robin Hood helping with transport of food, robbing rich to feed the poor, और poaching for them from the royal forest, यानी कि वो गरीबों के लिए अमीरों को लूटा करता था और उनके पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करता था। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से। फिर इसके बाद वो जिक्र करती है यूरोप के अलावा एशिया का जब वो जिक्र करती है तो वो चाइना का जिक्र करती है। चाइना में वो बताती है कि एक सेंचुरी के अंदर, तकरीबन एक सदी के अंदर तकरीबन 90 मेजर फेमाइंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और नॉर्थ चाइना में पिछली सदी के दौरान जो कहत हमने रिकॉर्ड किया था उसमें 9.5 मिलियन पीपल डाइड। इसके अलावा वो जिक्र करती है रशिया का। रशिया में 1921 से लेकर 1922 में एक शदीद कहत आया जिसमें लाखों लोग जो थे वो कहत का शिकार हो गए। फिर वो बात करती है बंगाल का, जहाँ पे 10 मिलियन लोग 1969 से लेकर 1970 तक इस कहत में जाँ बहक हो गए। इंडिया की बात करती है, वो कहते हैं अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 मेजर फेमाइन जो थे वो रिकॉर्ड किए गए 1942 में, जब 1 मिलियन लोग जो थे वो भूख से मर गए। इसके बाद 1964 से 1965 में इतना शदीद कहत का सामना करना पड़ा, किस वजह से? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द मॉनसून, बारिशें नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जहाज़ थे जो कि उनके बंदरगाहों पर आते थे तो वो उनको डील नहीं कर पाए। इस वजह से बहुत सारा खाना खुराक जो थी वो ज़ाया हुई। इसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ थे, जो दूर दराज के इलाके थे, दही इलाके जैसे होंगे, तो वहाँ पे भी खुराक जो थी वो ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर बंदोबस्त होने की वजह से ना पहुँच सकी। और ये इतना शदीद कहत था कि इसके 1 साल बाद भी जो इंडिया था उसको शदीद कहत साली का ख़तरा लाहक रहा। इसके बाद वो बताती हैं हमें रीज़न्स ऑफ फेमाइन के फेमाइन जो हैं, जो ये हमारे कहत जो हैं ये आते क्यों हैं। वो कहती है सबसे पहली बात क्या है, टू मैनी पीपल एंड लेस फूड। बहुत सारे लोग होंगे, कम खुराक होगी तो आपको खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्रॉप्स फेलियर, जैसे अभी हमने बंगाल की बात की तो वहाँ पे भी हमें ये पता लगता है कि फसलों की तबाही की वजह से कहत आ जाते हैं। लैक ऑफ रेन, अगर बारिशें ना हों, जैसे इंडिया का हमने कहत अभी पढ़ा तो उसमें क्या था कि मानसून की बारिशें होती हैं वो नहीं हुई थी, इस वजह से वहाँ पे कहत आ गया। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये राइटर का एक मेन फोकस्ड पॉइंट है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि दुनिया की आबादी जो कि बढ़ती चली जा रही है वो ना तो कंट्रोल हो रही है ना ही रुक रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे रिसोर्सेज में मुसलसल कमी आ रही है, ठीक है। और इसकी मिसाल वो किस तरह से देती है, वो कहती है कि जैसे बर्फ़ का गोला जो लुढ़कते हुए ना सिर्फ जिसामत में बढ़ता जाता है बल्कि इसकी रफ्तार में भी तेज़ी से इजाफा होता जाता है। इसी तरह से
इसी तरह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसमें सिर्फ एक भूख नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब वो आ जाती है पॉपुलेशन के ऊपर। सबसे पहले वो आपको बताती है कि पॉपुलेशन और हंगर का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अगर आबादी बढ़ जाएगी तो इतना खाना ही नहीं होगा जो सब लोगों में पूरा आ सके। नॉट इनफ फूड बट देयर आर मैनी मोर टू ईट इट। वो पहले लोगों में पूरा नहीं आ रहा, अब क्या होगा, और लोग भी आते जा रहे हैं जिनके लिए हमारे पास मज़ीद खाना ही नहीं है। अब यहाँ पे वो फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू बात करती है। वो हमें बताती है कि अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से अब तक देखें तो किस तरह से आबादी में ग्रेजुअल इंक्रीज़ आता जा रहा है। पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 200 से 300 मिलियन तक की आबादी थी दुनिया की, जो कि 60-50 से लेके 80-50 तक 1000 मिलियन हो गई, और अब ये 3000 मिलियन तक है। ठीक है, दुनिया की आबादी जिस रेशो से बढ़ रही है वो ये बताना चाह रही है कि अगले 40 साल में जो हमारी आबादी है वो दुगनी हो जाएगी। हमारी आबादी, दुनिया की जो आबादी है वो दुगनी हो जाएगी। एंड इफ़ इट इज़ नॉट कंसीडर एंड कंट्रोल देन विद इन 2 or 3 centuries there will be नो रूम फॉर पीपल टू स्टैंड अप। और इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन का मतलब है धमाका। यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसके तबाहकारियाँ हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, उसके नेगेटिव आस्पेक्ट जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट जो हमारे साथ डिस्कस कर रही है वो कहती है कि हमारी जो आबादी बढ़ रही है उसका मेन वजह क्या है। द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट है। हमारा डेथ रेट जो है वो हमारे बर्थ रेट से कम है। ठीक है, फिर वो हमें थोड़ी सी पास्ट की बातें बताती है कि पास्ट में क्या होता था कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जो ग्रो अप करते थे। ठीक है, आपने अपने चैप्टर में भी ये पढ़ा होगा यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया है कि वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी और दूसरी बहुत सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से बच्चों के लिए बड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, फिर वो क्या हमें बताती है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इस प्रॉब्लम के साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं। वो इस तरह से करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एक कपल को अलाउ है कि वो कपल शुड प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 children टू रिप्लेस देम एंड टू कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल। ठीक है, नंबर 2 मेंटेन कैसे नहीं हो पा रही कि डिक्लाइन इन डेथ रेट। ये बात अभी हमने डिस्कस की कि मॉडर्न मेडिकेशन की वजह से अब डेथ रेट जो है वो उस तरह का नहीं है जितना आज से कुछ सेंचुरीज़ पहले हुआ करता था। ठीक है, ओके, हाँ, इस डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या सोल्यूशन निकाला कि दे ब्रिंग अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, यानी पैदाइश में वक्फा रखने से उन्होंने शरह पैदाइश में कमी कर दी। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, आबादी में इजाफ़ा होना तो नहीं रुका, हाँ अलबत्ता तेज़ी से इजाफ़ा नहीं हो रहा। However, still an increase in population is noticed even in these areas, जहाँ पैदाइश के मुकाबले में शरह अमवात कम होने की वजह से आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे एक एवरेज वुमन हैज़ ओनली 3 children। इसका मतलब क्या हुआ कि हर नई नस्ल के आने तक आबादी 50% तक बढ़ जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ से निकल के अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आएँ, एशिया की तरफ आएँ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, रिड्यूस्ड डेथ रेट। मॉडर्न मेडिकेशन, अगेन वही रीज़न है कि मॉडर्न मेडिकेशन की वजह से डेथ रेट जो है वो आपका कम होना शुरू हुआ है। यहाँ राइटर मिसाल देती है श्रीलंका की, जहाँ पे मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो जाया करती थी। और हुआ क्या कि एक सिंपल डीडीटी की डिस्कवरी के बाद, एक उसकी वैक्सीन के बाद क्या होना शुरू हुआ
कि ये जो डेथ रेट था ये रिड्यूस हो गया और डेथ रेट रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद वो जिक्र करती है एक और स्किन प्रॉब्लम का, स्किन डिजीज़ का, यूज, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं और ये पिंपल्स एक जुमगट्टे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और अल्सर हो जाता है, उसमें आपके मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपकी बोन्स जो है वो डिस्पैच हो जाती हैं एंड फाइनली द पर्सन फॉल्स इनटू डेथ बेड। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद एक इंजेक्शन लगता था और इंसान जो थे उनकी लाइफ जो थी वो सेव हो जाती थी, ठीक है। इस तरह से डेथ बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर जो एक हमारा रेशो था वो बिगड़ना शुरू हो गया। ओके, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे आने से पहले मैं छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि राइटर यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट करती है। वो कहती है कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो सपोर्ट कर सकती है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को, यानी कि एक डेवलप कंट्री है उसके अंदर इतने वसाइल हैं कि वो क्या कर सकती है, उनको हैंडल कर सकती है। इसके बावजूद वहाँ पे आबादी नहीं बढ़ रही। इसके मुकाबले में जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, हाई बर्थ रेट, वहाँ पे आपको आबादी जो है वो बेइंतहा बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, पॉवर्टी विद बैगर्स, क्योंकि वहाँ पे लोग गरीब हैं और उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास रोज़ी ही उनको मैसर नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, दे टर्न इनटू बैगर्स। गुर्बत है और गदागरी है। लेकिन इट्स ऑन फैक्ट्रीज़, तालीम नहीं होगी तो लोग अपनी उनकी कोई फैक्ट्रीज़ नहीं होंगी। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एंड लाइट, उनके पास बिजली और उस तरह के दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो भी नहीं होंगे। पुअर रोड्स एंड रेलवेज़, पुरानी टूटी हुई सड़कें हैं, ना ही उनके पास अपना कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा। लेस हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ना ही स्कूल होंगे और हॉस्पिटल्स भी बहुत कम होंगे। और वो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, देखिए इंसान जो किसी मुल्क होता है उसकी इकॉनमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ठीक है। जब एक कंट्री इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी रॉ मटेरियल को कोई किसी फॉर्म में लेकर आए, उनके पास फैक्ट्रीज़ हो या उनके पास एजुकेशन हो, तो वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इनसे हासिल होने वाली रकम जो है, उनकी कीमतें जो हैं वो उनका उतार चढ़ाव किसके मुताबिक होगा, इंटरनेशनल इकॉनमी के हिसाब से होगा। और इसका असर क्या होगा, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर होगा। अच्छा, जब इस तरह से होता है तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन ऑफ वॉर क्रिएट हो जाएगी। वो किस तरह से कि कंट्रास्ट आ जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज़, ठीक है। रिच एंड पुअर कंट्रीज़ में किस तरह से कंट्रास्ट आएगा कि वन ग्रुप ऑफ पीपल इज़ इंजॉइंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ, ठीक है। एक ग्रुप तो ज़िंदगी के मज़े उठा रहा है और उसको इंजॉय कर रहा है और वो गेटिंग रिचर और रिचर, वो अमीर से अमीर होता चला जा रहा है। जबकि दूसरी साइड पे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है। और वो इस सफरिंग में किसको देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस सफरिंग को। तो वो क्या करेंगे, दे आर गेटिंग पुअर, और वो गरीब से गरीब तक होते जाएंगे। इनसे क्या होगा, दे आर क्रिएटिंग अ मेंटल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। उनसे उनको मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके अंदर पैदा होगी। और इससे क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन जो है वो इनकरेज करती है द पुअर टू मेक अ वॉर ऑन द रिच, ठीक। इसमें क्या करती है राइटर जो है वो सजेस्ट करती है, वो कहती है कि हर तरह के फैक्ट्स और फिगर्स को अगर हम रखें तो हमारे पास जो इस पूरा एक ये जो इशू है ओवर पॉपुलेशन का, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इस अंडर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है कि हम उनके अंदर डिज़ायर पैदा करें कि अपनी फैमिली साइज़ को लिमिट करें। कहती दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। सबसे मुश्किल चीज़ है कि लोगों में ये शऊर पैदा किया जाए कि वो अपनी फैमिलीज़ को महदूद रखें। हाँ, टिल देन हम क्या कर सकते हैं
ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और जिसमें हमें अपने बर्थ रेट को रिड्यूस करना है और इनकरेज करना है लोगों को कि वो दूसरों को रहने दें और अपने लिए एक स्टैंडर्डाइज लिविंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करें। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हंगर। हंगर के बारे में हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ आवर लेसन पढ़ा कि हंगर क्या है। हंगर मीन्स के लैक ऑफ फूड, कि आपको ये पता ही ना हो कि आपको नेक्स्ट मील मिलेगा भी या नहीं। ओके, सम ग्रेट फेमाइंस ऑफ द पास्ट, अगर आपकी फिंगर टिप्स पे हों तो हमने जो मेजर फेमाइंस पढ़े हैं उनमें कौन कौन सा है। एक इजिप्शियन फ्योरा का, दूसरा हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का टाइम का पढ़ा, फिर उसके बाद चाइना का, चाइना के साथ हमने बंगाल का, इंडिया का। ये मेजर जो थे फेमाइंस हैं। हाउ डू फेमाइन अकर्स, किस तरह से अकर करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है कि लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं होगी तो फेमाइंस आ सकते हैं। और हमने पढ़ा कि क्रॉप फेलियर हो जाए या ज़्यादा लोग हों और उनके पास उनकी आबादी के हिसाब से खाना कम होगा तो भी फेमाइंस आ सकते हैं। मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़, पॉपुलेशन जो है उसके इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि हमारा बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट जो है इसके अंदर तनासुब नहीं है, मतलब ये एक जिस रेशो में होने चाहिए उस रेशो में नहीं है। दूसरा, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं दे हैव नो प्लान्स फॉर देयर फैमिलीज़, वो अपनी फैमिलीज़ को लिमिटाइज़ नहीं करते, इस वजह से भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट का रिलेशनशिप भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ये किस तरह से होना चाहिए। यानी कि राइटर के मुताबिक अगर 1000 लोग हैं तो उनमें से जो हमारी डेथ रेशो हमने निकाली थी वो 1.6 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ मेजर और पॉपुलेशन जो है वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, वो कैसे है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स का मतलब क्या है कि ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। अब लोगों के पास ज़्यादा बेहतर खाना है, साफ़ पानी है और डिजीज़ जो हैं वो कम हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना फिर से मुश्किल हो जाएगा। ओके, अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इज़ इन अंडर डेवलप कंट्रीज़, कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि दे डू नॉट बिलीव इन कीपिंग द साइज़ ऑफ देयर फैमिलीज़ इन लिमिट, वो लिमिट पे नहीं रखते, इस वजह से उनका बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो पॉवर्टी और दूसरे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। Why is the birth rate not so high in advanced countries? Advanced countries, even though they are capable of handling and support the increasing population, but even then वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और वो अपनी बर्थ रेट को कंट्रोल रखते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो और किसी किस्म की मसले का शिकार ना हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या है, पॉवर्टी है, बैड रोड्स हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग जो हैं वो पॉवर्टी का शिकार हो रहे हैं और दे आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द बेगरी। ओके, so this was your chapter hunger and population explosion. I hope that we have covered most of the part of it. So thanks for watching. Thank you so much.